In this video, we are going to talk about the structure of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की मदद से हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का ये जो है 3D स्ट्रक्चर का एक प्लेनर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है और इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये जो लाइन वाला डायग्राम आप देख रहे हैं इसको फिशर ने बताया था, इसलिए इसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन। ये 3D अरेंजमेंट का 2D रिप्रेजेंटेशन है, प्लेनर रिप्रेजेंटेशन है। तो जो ग्लूकोज का जो टिपिकल स्ट्रक्चर और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो OH ग्रुप्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ सारे के सारे OH ग्रुप राइट साइड में एक्सेप्ट ऑन कार्बन नंबर 3 जहां पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। पहले नंबर कार्बन पे CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। हेक्सोज 6 कार्बन है और इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है जिसकी वजह से इसका नाम है एल्डोहेक्सोज। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड होते हैं या फिर कीटोन होते हैं। ग्लूकोज में हमें एल्डिहाइड देखने को मिलता है। ये ग्लूकोज का एक टिपिकल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। टिपिकल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड में होते हैं एक्सेप्ट ऑन कार्बन नंबर 3 जहां पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होते हैं। पहले नंबर ऑफ कार्बन पे CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है और आखिरी वाला जो कार्बन है ये कायरल नहीं होता, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप है। कायरल होने के लिए कार्बन से जुड़े हुए चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये बीच के जो चार सेंटर्स आप देख रहे हैं, 4 कार्बन देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों कायरल सेंटर्स कहलाते हैं। कायरल सेंटर्स का मतलब है कि ये सारे कायरल कार्बन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये OH ग्रुप है, इसके साथ एक दूसरा H ग्रुप है और तीसरा CHO और ये चौथा, ये सारे के सारे ये जो सारा है ये सारा इसका चौथा ग्रुप है, चौथा सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो ये एक कायरल कार्बन है और वैसे ही ये वाला इसे भी देखें और इसे भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये इनके साथ जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट अटैच है। जैसे कि अगर इस कार्बन को देखें तो इसके लिए एक H ग्रुप, ये OH ग्रुप और ये जो है ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा और ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो जाएगा, नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो ये चारों को चारों कायरल सेंटर्स कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यानी इसे हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो जो लोवेस्ट मोस्ट कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन एटम होता है, उस पे जो OH ग्रुप है वो अगर राइट साइड में है तो हम उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर डी ग्लूकोज। राइट, दाया डी, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। लोएस्ट मोस्ट कायरल कार्बन एटम कौन है? तो ये सबसे लोवेस्ट मोस्ट कायरल कार्बन एटम है, 5th नंबर ऑफ कार्बन। आप देखें तो यही है जो सबसे आखिरी वाला कायरल कार्बन एटम है जहां पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड में अटैच्ड है, जिसकी वजह से हम इसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। अब ये हमने इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के ये पता लगाया है कि ये डी ग्लूकोज है, लेकिन डी मीन्स होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की ओर घुमा दे, राइट साइड की ओर रोटेट कर दे, उसे हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन भले ये स्ट्रक्चर को देख के हम ये जरूर कह सकते हैं ये डी ग्लूकोज है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हो सकता है ये लाइट को लेफ्ट भी घुमा रहा हो। तो ये स्ट्रक्चर को देख के हम ये तय नहीं कर सकते कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको राइट में ही घुमाएगा या लेफ्ट में घुमाएगा। वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है और उसका इस डी और एल से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको डी ग्लूकोज के बारे में। अब एल ग्लूकोज जो होगा वो क्या होगा? तो एल ग्लूकोज में जो 5th नंबर ऑफ कार्बन है, लोवेस्ट मोस्ट कायरल कार्बन एटम है, वहां पे OH ग्रुप यहाँ पे राइट साइड में था, वहां लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज लेवोरोटेटरी, जो लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाए। अब सवाल ये आता है कि जो OH ग्रुप है जैसे 5th कार्बन पे हम अगर इसको इंटरचेंज कर दे तो इससे क्या हमें एल ग्लूकोज मिल जाएगा? नहीं, हमें डी ग्लूकोज का पूरा एक मिरर इमेज लेना पड़ता है, तब जाकर के हम एल ग्लूकोज इसका बनाते हैं। एल ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो डी ग्लूकोज का एक मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसका मिरर इमेज बनाया है, जहाँ पे जो ये जो OH ग्रुप था ये यहाँ राइट साइड में था डी ग्लूकोज में और ये OH ग्रुप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे भी H ग्रुप राइट साइड में था और यहाँ पे H ग्रुप लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो ये ये पूरा का पूरा मिरर इमेज है। यहाँ पे CHO और लास्ट वाले कार्बन कोई खास अंतर नहीं देखने को मिलता है। ये जो कायरल कार्बन है यहाँ पे एक मिरर इमेज बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो है ये एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये दोनों एक दूसरे के डाइस्टेरियो आइसोमर्स है। डाइस्टेरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टेरियो आइसोमर्स जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। किसी भी कंपाउंड का जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं इन्हें हम डाइस्टेरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज एक दूसरे के डाइस्टेरियो आइसोमर्स हैं। अब जो ग्लूकोज है वो
पानी में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये तो उसका पहला फॉर्म था। अब हम इसके दूसरे फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि हमें दूसरे फॉर्म की, दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए चूंकि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ टेस्ट और NaHCO3 टेस्ट देता है, लेकिन ये जो ग्लूकोज है ये सिर्फ टेस्ट और NaHCO3 टेस्ट नहीं देता। यहाँ पे लोचा था, फिर लोगों ने बोला कि अगर ये एल्डिहाइड फ्री है तो फिर ये सिर्फ टेस्ट और NaHCO3 टेस्ट क्यों नहीं देता। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया गया था। देखिए, सिर्फ टेस्ट और NaHCO3 टेस्ट नहीं देने से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि जो CHO ग्रुप है ये फ्री नहीं है। तो इसको बताने के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया गया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में बताया गया कि इसका एग्जैक्ट ओरिएंटेशन CHO ग्रुप का जो है वो किस प्रकार से है, और क्यों ये सिर्फ टेस्ट और NaHCO3 टेस्ट नहीं देता। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया गया था कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 1 पे CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है इसके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, और उसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 5th नंबर ऑफ कार्बन वाला जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की, इसका जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल मीन्स होता है जो न्यूक्लियस लविंग हो, जो पॉजिटिव लविंग हो, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार है, पॉजिटिव चार्ज के पास वो जाना चाहता है। ये क्या करेगा कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे कार्बन को देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा कार्बन के साथ, और अपना ये जो H एटम है, ये H हाइड्रोजन एटम, इसको इस ऑक्सीजन को देगा H+ के रूप में, और यहाँ पे OH ग्रुप रहेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने के बाद एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कि हम बना के आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये 5th नंबर ऑफ कार्बन से ही यहाँ पे तो बाकी सारे OH ग्रुप भी हैं, तो वहां से क्यों नहीं बना? तो वो इसलिए नहीं बना, बाकी सारे OH ग्रुप ने इसे अपना इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डोनेट किया, सिर्फ 5th नंबर ऑफ कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन 5th नंबर ऑफ कार्बन के जो OH ग्रुप है, 5th नंबर ऑफ कार्बन का जो OH ग्रुप है उसी ने डोनेट क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि हम 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अब 5th यहां से बनाते तो क्या होता है, यहां से एक ऑक्सीजन जाता और ये एक रिंग बनता, रिंग बनने पे 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बनता, या फिर इससे बनाते तो 7 मेंबर रिंग बनता। 7 मेंबर रिंग जो होता है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट और जो रिपल्सन है उसकी वजह से जो 7 मेंबर रिंग जो है वो स्टेबल नहीं होता, और फिर 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग से कम स्टेबल होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन होगा? 6 मेंबर रिंग। इसलिए हम 5th नंबर ऑफ कार्बन का जो ऑक्सीजन है उससे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि आप देखेंगे अभी। अब ये जो घटना हुई, जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में ऑक्सीजन ने का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, उसने बॉन्ड बनाया अपने लोन पेयर डोनेट करने के बाद, और जो OH का जो H ग्रुप जिसे आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये जो H एटम है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाकर जुड़ा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर मतलब ये जो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हमने फिर दिखाया कि बाद में जो फाइनली क्या स्ट्रक्चर बना इसकी वजह से। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका स्ट्रक्चर बना, इसके बाद सारा एक्सचेंज होने के बाद जो H एटम है वो यहाँ आ गया, और जो ये ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कार्बन नंबर 1 के साथ। ये जो लिंकेज है, ये ऑक्सीजन का जो लिंकेज है इसे हम बोलते हैं ईथर लिंकेज। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो इसे हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता तो उसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। नहीं, कार्बन नंबर 1 पे जो OH का पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग हम अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बताते हैं। अगर ये जो OH ग्रुप है ये अगर राइट साइड में है तो हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज, अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता तो हम इसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। और ये अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। अगर कार्बन नंबर 1 पे H और OH का पोजीशन इंटरचेंज है तो उसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, और ये दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। अब ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा इसे हम बनाने का कोशिश करते हैं, बनाकर आपको दिखाते हैं। ये जो कार्बन है 2 3 4 5 और 6 कार्बन, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ ताकि
स्पेस बन सके। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये स्ट्रक्चर, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, उसमें जस्ट अ मिनट। अब इस बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में आपको क्या ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 और 6 ये ऑक्सीजन ग्रुप उसमें शामिल के लिए, तो ये एक रिंग बन रहा है। तो ये एक 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, रिंग स्ट्रक्चर बना, साइक्लिक है, ठीक, ये दोनों में है। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5, ये ऑक्सीजन 6 मेंबर रिंग दोनों में बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पोजिशंस को। कार्बन नंबर 1 पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ जो पुराना वाला स्ट्रक्चर था उसमें जो CHO का ऑक्सीजन ग्रुप था, हो सकता है वो राइट साइड में ओरिएंटेड हो या फिर लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड होगा। राइट साइड में ओरिएंटेड होगा या फिर तो क्या होगा, राइट साइड में ओरिएंटेड होगा तो ये OH ग्रुप इस साइड राइट साइड में रहेगा, और अगर वो ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला ग्रुप था वो लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड होगा तो ये OH ग्रुप इस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। अगर लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड होगा तो लेफ्ट साइड में रहेगा। उसे हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, और इसे बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपको कार्बन नंबर 1 ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 3 ध्यान रखना है। कार्बन नंबर 3 में हमेशा आपको याद रखना है कि जो टिपिकल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें OH ग्रुप राइट साइड में होता है, लेकिन कार्बन नंबर 3 एक्सेप्शन है, ये दगा देता है, धोखा देता है, और ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है इसमें। तो कार्बन नंबर 3 पे आपको याद रखना है। और कार्बन नंबर 5 ने अपना OH ग्रुप से एक ईथर लिंकेज बनाया है कार्बन नंबर 1 के साथ। ये आपको इन दोनों स्ट्रक्चर्स में याद रखने हैं। ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनिमल्स होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अभी तक हमने 2 फॉर्म पढ़े ग्लूकोज के। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अभी तक हमने 2 फॉर्म्स उसके देखे, जो पहला फिशर प्रोजेक्शन वाला था, दूसरा जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब इसी का पायरानोज और फिरानोज फॉर्म हमें देखने को मिलता है। ये पायरानोज और फिरानोज फॉर्म क्या है, तो एक कंपाउंड है जिसका नाम है पायरान, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऐसा है, पायरान का ये स्ट्रक्चर है। तो इसे हम बोलते हैं पायरान और इसे हम बोलते हैं फिरान। अगर ये 6 मेंबर रिंग है, जैसे कि पायरान को देख सकते हैं कि 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें कि एक ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी उसका मेंबर है। तो अगर 6 मेंबर रिंग होगा और उसमें ऑक्सीजन भी अगर मेंबर होगा तो उसमें बोलेंगे पायरान फॉर्म। और अगर 5 मेंबर रिंग है और उसमें ऑक्सीजन भी एक मेंबर है तो उसमें बोलेंगे फिरान फॉर्म। ये अलग कंपाउंड है, लेकिन चूंकि स्ट्रक्चर इसका इससे रिजेंबल करता है, इसका ऐसा दिखता है, इसलिए हम बोलते हैं उसका पायरानोज फॉर्म। और जब हम फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे होंगे तो ये 5 मेंबर रिंग वहां पे बनेगा, तो हम उसे बोलेंगे फिरानोज फॉर्म, ठीक है। तो ये था पायरान और फिरान के बारे में बताना मुझे आपको। अब हम देखते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का पायरानोज फॉर्म। इससे पहले आपको याद रखना चाहिए, ये आपको समझ लेना है कि हमने क्या किया। ये एक साइक्लिक फॉर्म है, ये वाला एक साइक्लिक फॉर्म है। इस साइक्लिक फॉर्म को हमने ऐसे रोटेट कर दिया है, ऐसे रोटेट कर दिया। जब ऐसे हमने रोटेट किया ऐसे, तो ये जो OH ग्रुप है जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, जो भी राइट साइड की ग्रुप है, वो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं जो राइट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो नीचे आ गए, मतलब लोअर साइड। तो राइट लोअर, आपको याद है कि राइट साइड वाले ग्रुप्स लोअर साइड में, और जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो अपर साइड में, ऊपर वाले साइड में, ठीक। जब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये OH ग्रुप जो नीचे आ गया और ये जो H ग्रुप है वो ऊपर की ओर चला गया, ठीक। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में एक ऑक्सीजन है। तुमने भी उसे हम लोगों ने, यानी कि मैंने इसे ऐसे सोल्व किया है, ये जो कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 5 है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में एक ऑक्सीजन ग्रुप है, ये आपको क्लियर हुआ। अब तो ये एक ऐसा साइकिल बना, ठीक है, आप देख रहे हैं ऐसे कि ये एक ऐसा साइकिल बना। अब इसमें जो OH ग्रुप है कार्बन नंबर 1 पे राइट साइड में नीचे OH ग्रुप लोअर साइड में आएगा। अब कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है राइट साइड में, तो लोअर साइड में आया। कार्बन नंबर 3 पे H ग्रुप है राइट साइड में, यानी कि लोअर साइड में आएगा, यानी H ग्रुप यहाँ, OH ग्रुप ऊपर की ओर। कार्बन नंबर 4 को देखें तो OH ग्रुप राइट साइड में है, और जो H है वो लेफ्ट साइड में है, जो राइट साइड का है वो लोअर नीचे की ओर जाएगा। तो कार्बन नंबर 4 को अगर आप देखेंगे तो OH ग्रुप नीचे और H ग्रुप ऊपर की ओर आएगा। अब कार्बन नंबर 5 को अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 5 का ये जो एक सब्स्टिट्यूएंट है ये CH2OH है और एक H है, ये H है और एक CH2OH है और एक ईथर लिंकेज बनाना। तो ये कार्बन नंबर 5 है जिसका एक ईथर लिंकेज ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है, एक CH2OH ग्रुप जिसको कि हम ऊपर शो करते हैं हमेशा, तो ये CH2OH ग्रुप ऊपर की ओर लगेगा और ये जो H है ये नीचे की ओर लगेगा। तो ये था अल्फा, चूंकि ये स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का है, यहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड में है, तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये पायरानोज फॉर्म है, ठीक। वैसे ही
बीटा डी ग्लूकोज का भी पैरानोइड फॉर्म होगा, वहां पे बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं, जहां पे OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे लेफ्ट साइड में, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज है। तो इस बीटा डी ग्लूकोज के पैरानोइड फॉर्म को हम देखेंगे तो वही सारे रूल्स आपको अप्लाई करने हैं कि जो राइट साइड के ग्रुप्स हैं वो नीचे की ओर जाएंगे, यानी कि कार्बन नंबर 1 यहाँ, ये कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, कार्बन नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। तो कार्बन नंबर 1 पर आप देखेंगे तो जो H ग्रुप है वो राइट साइड में, यानी कि लोअर साइड में आएगा। जो OH ग्रुप है और लेफ्ट साइड में, यानी कि अपर साइड जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे है। कार्बन नंबर 2 पे भी देखेंगे तो OH ग्रुप राइट साइड में, मतलब OH ग्रुप जो है वो नीचे की ओर आएगा और H ग्रुप ऊपर की ओर। आप आई होप कि आगे जो है वो आप खुद से इमेजिन कर पा रहे होंगे। और ऐसे ही कार्बन नंबर 5 पे आप देखें कि CH2 ऊपर और H ग्रुप नीचे आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में अंतर क्या है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे भी आप देखें तो जो OH ग्रुप है ये नीचे की साइड में अल्फा डी ग्लूकोज में, और OH ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड में है बीटा डी ग्लूकोज में। चूंकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ कार्बन नंबर 1 पे ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट इन स्ट्रक्चर्स में इन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम देखने वाले हैं फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को। फ्रुक्टोज ग्लूकोज से कैसे अलग है। तो फ्रुक्टोज एक कीटोन शुगर है, मतलब कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड के बजाय हमें यहाँ पे कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है, और यही अंतर इसमें। और इसके स्ट्रक्चर को चूँकि हम ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पहले समझ चुके हैं, तो अब हमें समझने में आसानी होगी। हमारा जो बेसिक्स है वो क्लियर है, तो हमें अब समझने में आसानी होगी कि इसके स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले हम वहाँ पे भी हमने फिश पोजिशन देखा था, यहाँ पे भी हम फिश पोजिशन देखेंगे। वहाँ पे भी हमने आपको बताया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कि जो ग्लूकोज है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो फ्रुक्टोज भी है वो भी 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिश पोजिशन से, तो यहाँ पे भी हम फिश पोजिशन से स्टार्ट करते हैं। जो ये जो है ये स्ट्रक्चर है डी फ्रुक्टोज का। ये डी फ्रुक्टोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो लाइन डायग्राम बनाते हैं ग्लूकोज स्ट्रक्चर वो, और यह जो है ये हमारा फिशर पोजिशन नीचे वाला स्ट्रक्चर। तो इसमें कार्बन नंबर 2 को देखिए। कार्बन नंबर 2 पे हमें डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, बल्कि यहाँ पे CH2 OH ग्रुप है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 OH ग्रुप है। OH ग्रुप राइट साइड में होता है, और जो कार्बन नंबर 1 है वहाँ पे तो एल्डिहाइड था। यहाँ पे जो ये CH2 OH ग्रुप है ये कायरल नहीं है, और 6th वाला जो कार्बन है ये भी कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक जैसे लगे हुए हैं, तो ये दोनों कायरल सेंटर्स नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये कायरल सेंटर्स आपको यहाँ पे कीटोन में देखने को मिलते हैं। 1 2 3 कार्बन जो वहाँ पे कायरल कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है। तो टिपिकली वहाँ ग्लूकोज में भी ये होता था कि जो OH ग्रुप्स होते थे वो सारे राइट साइड में होते थे कन्वेंशनली। यहाँ पे भी यही होता है कि OH ग्रुप जो है वो सारे राइट साइड में होते हैं, और जो H ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होता है। हाँ, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे ये बदमाशी करता है और बोलता है हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। तो कार्बन नंबर 3 क्या करता है कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पे होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये तो था डी फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। अब डी फ्रुक्टोज क्यों, वहां पे भी हमने आपको बताया था, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि लोएस्ट मोस्ट कायरल कार्बन एटम है, यानी 5th नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो आप OH ग्रुप का पोजीशन देखेंगे, जो OH ग्रुप है वो राइट साइड की ओर है। राइट दायां मीन्स डी मीन्स डी फ्रुक्टोज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रुक्टोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, आपको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में XY YZ और ZX प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं। तो उनका 3 वेव जो है वो बना होता है। तो एक जो लाइट अगर किसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो वो तीनों वेव का एक रिजल्टेंट होता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में हम क्या करते हैं कि ऐसा फिल्टर लगा देते हैं कि सपोज 2 प्लेन का जो वेरिएशन है उसे हम खत्म कर देते हैं, और एक प्लेन के वेरिएशन को हम रखते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक प्लेन में ये पोलराइज हो गया, कन्फाइंड हो गया, सीमित हो गया, तो हम उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। और उस लाइट को सपोज एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट कोई बोतल है, उसमें हमने फ्रुक्टोज या ग्लूकोज के सॉल्यूशन को रखा हुआ है, उससे अगर हम लाइट पास करवाएंगे, अगर उसमें हम लाइट पास करवाएंगे तो जो लाइट निकलेगी उस बोतल के बाहर, तो वो स्ट्रेट जानी चाहिए थी कि वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि रोटेट हो जाती है, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो हम बोलते हैं उसे, अगर राइट साइड रोटेट कर रही है तो उसमें बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड में रोटेट कर रही है तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लेकिन ये जो डी और एल है ये इस कंपाउंड की शक्ल देखकर बता रहे हैं, ये इसका मतलब जो स्पेस है उस स्पेस में
जो एटम्स है उसके अरेंजमेंट को दिखा रहा है, उस हिसाब से ये डी फ्रुक्टोज है। लेकिन वो जो प्लेन प्रोलाइज को लेफ्ट और राइट में रोटेट करना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है, और वो उसे उसका इस डी और एल से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है जो डी फ्रुक्टोज है वो लिबरेटरी भी हो, मतलब कि जो लाइट है उसे लेफ्ट साइड में भी रोटेट करता हो, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, अब वहाँ पे क्या था कि डी फ्रुक्टोज से हम वहाँ पे हम डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनाया करते थे। यहाँ पे भी हम डी फ्रुक्टोज से एल फ्रुक्टोज बनाएंगे। तो एल फ्रुक्टोज कैसे बनाएंगे? तो एल फ्रुक्टोज यहाँ पे भी मिरर इमेज होता है डी फ्रुक्टोज का। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो OH ग्रुप्स है यहाँ ये चेंज हो गया। थर्ड नंबर का बॉन्ड है, अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में था तो यहाँ राइट साइड में, और बाकी जो OH ग्रुप्स टिपिकली राइट साइड में होते थे वो लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं एल फ्रुक्टोज। ये आपका एल फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर और इसका फिशर प्रोजेक्शन। तो ये हमने खत्म कर दिया फेशियल प्रोजेक्शन को। आप समझ गए कि डी क्या होता है, एल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और जो इसका स्पेस में क्या अरेंजमेंट होता है, उस हिसाब से हम डी और एल कैसे बोलते हैं। डी एल हम देख करके बता सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है उसकी की है वो एक्सपेरिमेंटली किधर घुमाएगा, राइट में लेफ्ट में, ये तो हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता करना होता है। हो सकता है कि उसे हम प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। हो सकता है कि डी कहीं कहीं आपको प्लस भी देखने को मिले, डी माइनस भी लिखा हुआ मिले। तो ये फिशर प्रोजेक्शन था। हम देखते हैं साइक्लिक प्रोजेक्शन को, साइक्लिक फॉर्म को। साइक्लिक फॉर्म में भी जैसे वहाँ ग्लूकोज में बनाया करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होने की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। ऑक्सीजन पे चूंकि इसलिए चूंकि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग होने की वजह से ऑक्सीजन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, जब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो इस ऑक्सीजन पे फिफ्थ नंबर ऑफ ये जो OH ग्रुप है इसका जो लोन पेयर है, ये जो आपके लोन पेयर्स हैं इसमें, ये लोन पेयर्स डोनेट होंगे इस वाले कार्बन पॉजिटिव वाले कार्बन पे, और ये कार्बन के साथ ईथर लिंकेज बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कार्बन नंबर 2 के साथ, और अपना ये जो हाइड्रोजन एटम है ये इस ऑक्सीजन एटम को दे देगा। ठीक, तो इसी चीज को उठा के हमने यहाँ लिखा है कार्बन नंबर 2 को। आप देखिए ये जो हाइड्रोजन एटम था यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम उठ के चला आया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड वाला O था, इसके साथ ये हाइड्रोजन एटम आके बैठ गया, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ईथर लिंकेज साइक्लिक फॉर्म में आ गया। और यहाँ पे ऊपर में जो फर्स्ट वाला कार्बन में CH2OH लिखा था उसे मैंने साइड में लिख दिया है, ये राइट साइड में OH ग्रुप। और बाकी के जो ओरिएंटेशन है आइटम्स के वो सारे सेम है। जैसे ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 ये जो आप देख रहे हैं ये अल्फा का है, मतलब डी फ्रुक्टोज का, मतलब इससे इसको आप कंपेयर करें, इस वाले से कंपेयर करेंगे तो ये H ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे, कार्बन नंबर यहाँ पे, OH ग्रुप कार्बन नंबर 4 पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप यहाँ पे भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि तो ये तो था उसका साइक्लिक फॉर्म। और जैसे वहाँ पे होता था कि कार्बन नंबर 1 पे, वहाँ पे कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में हम एनोमर्स को देखते थे, मतलब अल्फा और बीटा को देखते थे। यहाँ पे हम कार्बन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। कार्बन नंबर 2 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 2 पे अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा, तो ये है अल्फा डी फ्रुक्टोज। और अगर आपका ये जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होगा कार्बन नंबर 2 पे, तो उसे हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये अल्फा डी फ्रुक्टोज है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। आप यहाँ देखेंगे कि OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 2 पे, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 2 पे जो अगर OH ग्रुप है वो अगर लेफ्ट साइड में होगा तो क्या होगा, ये बीटा डी फ्रुक्टोज। बाकी आप इससे डी फ्रुक्टोज के बीच में इसके साथ आप मिला लें, सिर्फ यहाँ अल्फा और बीटा का अंतर है। बीटा इसलिए चूंकि कार्बन नंबर 2 पे OH लेफ्ट साइड में, अल्फा इसलिए चूंकि कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप राइट साइड में। ये था साइक्लिक फॉर्म। इसका भी हम फिरेनोइज फॉर्म देखेंगे। तीसरा फॉर्म जो होगा वो होगा फिरेनोइज फॉर्म देखेंगे। वहाँ पे भी आपको ये याद रखना है कि जो राइट साइड है इसको, ये जो साइक्लिक है इसको हम थोड़ा सा हल्का रोटेट करेंगे इस साइड ऐसे, और आपको यहाँ याद रखना है कि जो राइट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो नीचे आ जाएंगे और जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं उसके फिरेनोइज फॉर्म को। अब हम बात करते हैं इसके फिरेनोइज फॉर्म के बारे में। और ये जो फिरेनोइज फॉर्म है, पायरानोइज और फिरेनोइज फॉर्म, इसे हॉवर्ट्स ने बताया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं हॉवर्ट्स प्रोजेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ इसे कंपेयर करने की कोशिश की। ये साइकिल 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा इसमें, और कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 ये दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन। तो कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 5 इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन आपको दिख रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड वाले ग्रुप है वो नीचे आएंगे, जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप है वो ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये ऐसे आता है।
आप बस उसको लिखते जाइए, जैसे कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर ये 1 होता है, ये आपका लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पे CH2 ऊपर की ओर आ गया, और जो OH ग्रुप है वो नीचे की ओर, OH ग्रुप है जो है वो नीचे की ओर, और जो H ग्रुप है सेकंड थर्ड नंबर वाले कार्बन पे देखें, H ग्रुप जो है वो राइट साइड की ओर, तो H ग्रुप नीचे की ओर जाएगा, तो H ग्रुप यहाँ, OH ग्रुप ऊपर की ओर। इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 4 पे भी OH ग्रुप नीचे है, मतलब राइट साइड में, तो नीचे की ओर जाएगा, और H ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जाएगा। कार्बन नंबर 5 को अगर देखेंगे तो जो ये कार्बन नंबर 5 एक H है और एक CH2OH है, तो यहाँ पे हमेशा हम कन्वेंशनली CH2OH को ऊपर लिखते हैं और H जो है नीचे की ओर लिखते हैं, तो ये CH2OH ऊपर की ओर और H जो है वो नीचे की ओर। और ये तो ये आपका अल्फा का फॉर्म था। अल्फा में आपको पता है कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप है वो राइट साइड की ओर होता है, तो ये अल्फा है, तो इसी का हम फिनोज फॉर्म बना रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे अल्फा डी फ्रुक्टोफिरनोज, अल्फा डी फ्रुक्टोफिरनोज। और अगर हम बीटा बना रहे होंगे तो बस वही कार्बन नंबर 2 पे ये OH का चेंज आएगा, कार्बन नंबर 2 आप देखें यहाँ पर CH2OH इस साइड था तो ये ऊपर गया। बीटा में क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है और ये CH2OH ग्रुप है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो बस इससे आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे CH2OH नीचे की ओर आ गया, OH ऊपर की ओर आ गया, उसे हम बोलेंगे बीटा डी फ्रुक्टोफिरनोज। तो ये जो था ये पूरा था स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब इसके आगे आपको पढ़ना नहीं है, आप जब ये समझ गए तो आप फिर जो भी पॉलीमर्स होते हैं इसके, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स को आप आराम से समझ सकते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो अब आपको लिंकेजेस के बारे में थोड़ा सा देखना चाहिए और फिर मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा था फ्रुक्टोज एक कीटो हेक्सोज शुगर है। उसके बाद हम देखने वाले हैं थोड़ा सा लिंकेज के बारे में, लिंकेज कैसे होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि 1,4 लिंकेज है, 1,6 लिंकेज है, अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में 1,6 लिंकेज, 1,4 लिंकेज, तो उसे हम थोड़ा सा समझते हैं एक डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर की मदद से। माल्टोज के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं जो कि अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ होता है। आपके सामने 2 अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो दिख रहे हैं, और इसमें क्या है कि अगर आप उसको ध्यान से देखिए तो इसमें कहा जाता है कि जो माल्टोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, उन दोनों के बीच में अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। अल्फा 1,4 लिंकेज मतलब अल्फा यहाँ से उठाया गया है, मतलब कि अल्फा डी ग्लूकोज है इसलिए यहाँ से अल्फा, और 1,4 लिंकेज, 1,4 मतलब एक मॉलिक्यूल का जो कार्बन नंबर 1 है वो दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाता है, लिंकेज बनाता है। कैसे बनाता है, तो यहाँ से हम पानी निकालते हैं, इन दोनों के बीच में से पानी निकालते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि H2O यहाँ से निकलता है। कैसे निकलता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप यहाँ पे, और कार्बन नंबर 4 पे भी OH ग्रुप यहाँ पे, इनमें से आप H2O को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो ऑक्सीजन है तो दोनों के बीच हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर बन के आता है नाइट्रोज का वो ये है कि ये एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, दोनों के बीच में एक लिंकेज है जो ऑक्सीजन के साथ, ईथर लिंकेज के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये है आपका नाइट्रोज का स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आया कि हम जब बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज आपको देखना होगा, अल्फा मीन्स अल्फा से बना हुआ, अल्फा वाले फॉर्म से, और 1,4 लिंकेज मतलब कि एक मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 1 से दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये था नाइट्रोज का स्ट्रक्चर। Let us now see the mutant rotation in glucose. What happens in mutant rotation? तो ये क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज में और एक बीटा डी ग्लूकोज में। हमने क्या किया कि सपोज अल्फा डी ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन तैयार किया, उस सॉल्यूशन में हमने अल्फा डी ग्लूकोज डाला है, तो होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब कि अगर हमने सॉल्यूशन में डाला अल्फा डी ग्लूकोज तो वो कन्वर्ट होता जाता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज बन जाता है और बीटा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा होता है। तो सपोज कि हमने एक सॉल्यूशन में डाला अल्फा डी ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया। अब दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब कि वहाँ पे ये रोटेशन दिखाते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। तो सपोज कि अल्फा डी ग्लूकोज ये हमें इमेजिन करना है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये जो इंडिविजुअल ऑप्टिकल एक्टिविटी है अल्फा डी ग्लूकोज की वो है 50 डिग्री इन राइट। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये मैंने खुद से लिखा है और इसे समझने के लिए लिखा है। तो सपोज ये है 50 डिग्री इन राइट
अब क्या हुआ स्टार्टिंग में, क्या हुआ स्टार्टिंग में जब अल्फा डी ग्लूकोज ही था प्रेजेंट, सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था, तब जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 50 डिग्री। धीरे धीरे अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज में चेंज, अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होता जा रहा है बीटा डी ग्लूकोज में, और जैसे जैसे बीटा डी ग्लूकोज बन रहा है तो वो भी थोड़ा थोड़ा अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। तो एक वक्त आएगा जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सॉल्यूशन में लगभग अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनने का जो रेट है वो सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अच्छा एक बात और मुझे बतानी थी बीटा डी ग्लूकोज के बारे में इससे पहले, कि बीटा डी ग्लूकोज अगर सपोज कि सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता तो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 100 डिग्री इनराइट होती, सिर्फ और सिर्फ। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अल्फा डी ग्लूकोज कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता बीटा डी ग्लूकोज के अंदर, और अल्फा डी ग्लूकोज का नामो निशान वहाँ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता, तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती उस सॉल्यूशन की, जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आती वो आती 100 डिग्री इनराइट। अभी क्या हुआ, अभी दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल हैं और दोनों ही प्रेजेंट हैं अभी सॉल्यूशन के अंदर। अभी क्या हुआ कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट आया जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनने का रेट सेम हो गया। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ पे एक चीज़ सपोज करते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन था पहले तो वो 100% था सॉल्यूशन में, अब चूँकि कन्वर्ट हो गया बीटा डी ग्लूकोज में कुछ ना कुछ, तो अल्फा डी ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, और बीटा डी ग्लूकोज का 0 था पहले, उससे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम सपोज करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो हो गया घट के 50%, और बीटा डी ग्लूकोज 0% था वो बढ़ के हो गया 50%। मतलब अभी के टाइम में इक्विलिब्रियम के टाइम पे अल्फा डी ग्लूकोज है 50%, बीटा डी ग्लूकोज है 50%। अब देखो भाई ऐसा है कि अल्फा डी ग्लूकोज अगर सिर्फ और सिर्फ होता तो जो सॉल्यूशन है वो घुमाता था 50 डिग्री की ओर, और सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज होता तो घुमाता वो 100 डिग्री की ओर। लेकिन अभी क्या है कि 50% अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज ही 50% है, तो जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है अल्फा डी ग्लूकोज की वो तो कम हो गई। पहले वो 50 घुमाता था, लेकिन अब वो तो 50 घुमाने वाला 50% तो खत्म हो गया, 50% बचा हुआ है, तो वो तो खत्म हो गया। खत्म होने की वजह से 50 डिग्री का भी हम 50% लेंगे तो 50 डिग्री का 50% कितना हुआ 25 डिग्री। तो अभी सिर्फ 50% कंसंट्रेशन है अल्फा डी ग्लूकोज का, तो वो 25 डिग्री ही घुमाएगा। ठीक, ऐसा समझने के लिए है। ठीक उसी प्रकार 50% बीटा डी ग्लूकोज है, अगर 100% बीटा डी ग्लूकोज होता तो वो 100 डिग्री में घुमाता, लेकिन अभी तो सिर्फ 50 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे कि 100 का ही 50% लेते हैं, और 50% लेंगे तो वो हो जाएगा 50 डिग्री। अब जो हम नेट निकालेंगे, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट है, तो जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी कि नेट कितनी डिग्री पे कितने एंगल पे ये घुमा रहा है, तो 25 डिग्री इन राइट साइड अल्फा डी ग्लूकोज की वजह से, और 50 डिग्री इन राइट साइड बीटा डी ग्लूकोज की वजह से, इन दोनों को कंबाइन कर दो, हो जाएगा थीटा नेट। जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाएगी वो होगी 75 डिग्री। तो हुआ क्या, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन में डाला था अल्फा डी ग्लूकोज, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 डिग्री उसकी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का 50 है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो 50 डिग्री होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि अंदर में ये इंटर कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी वो चेंज हो गई, और नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी आई 75 डिग्री। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। वही लिखा गया है कि चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी और द रोटेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। हर वक्त ऐसा नहीं होता, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तब हम उसको बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी और रोटेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इंटरकन्वर्जन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। एंड दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट म्यूटा रोटेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Guys, this is the end of the video, and PPT is there in the description box. Also, kindly subscribe to our channel for the further updates. Thank you.